महायुद्ध के काले बादल गहराने लगे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इसी हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो ये कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। अमेरिका के टारगेट पर ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा होगा। ये दावे तब किए गए हैं जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। यानी ईरान पर हमले की पूरी तैयारी ट्रंप ने कर ली है। लेकिन अमेरिका के इस एक्शन प्लान के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है वो झुकेंगे नहीं। अमेरिका ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इसी बीच ईरान समंदर में चीन और रूस के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिसके लिए चीन और रूस के युद्धपोत ईरान पहुंच गए हैं। सवाल है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या चीन और रूस ईरान का साथ देंगे? क्या पुतिन जिनपिंग ईरान को सैन्य मदद देंगे? और अगर ऐसे हालात बने तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की गर्जना, आसमान में फाइटर जेट की उड़ान और दहशत पैदा करती मिसाइलों की आवाज। ये महज युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के उस फाइनल स्ट्राइक की तैयारी है जिसकी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी जा चुकी है। अमेरिका ने जमीन, आसमान और समंदर सभी जगहों से ईरान की घेराबंदी कर दी है। ईरान के बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। और इसी बीच अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शनिवार तक किसी भी वक्त ईरान पर भीषण हमला हो सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध निकट है। यह हफ्तों तक चलने वाला पूर्ण पैमाने का संघर्ष हो सकता है। इजराइल भी कुछ दिनों में युद्ध की स्थिति के लिए तैयारियां कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर परेशान हो चुके हैं और उनके करीबी सलाहकार ने आने वाले हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की 90% संभावना जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में ऑपरेशन चला सकते हैं। ऑपरेशन पिछले महीने वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। साफ है, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के काले बादल गहराते जा रहे हैं। ट्रंप के तल्ख तेवर तनाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकता है और इसके संकेत भी नजर आने लगे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 आधुनिक फाइटर जेट तैनात किए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। अमेरिका ने कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की है। अमेरिकी सैन्य अफसरों ने ट्रंप को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। ईरान को लेकर ट्रंप के सामने सारे विकल्प रखे गए। अब ट्रिगर ट्रंप के हाथों में है, फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति को करना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप ईरान पर आग बबूला क्यों है? क्यों ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं? अब यह भी समझ लीजिए। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमताओं को खत्म कर दे। बॉम्ब बनाने लायक जितने यूरेनियम हैं वो अमेरिका को दे दे। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे। हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद कर दे। इन्हीं शर्तों को लेकर जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच 2 दौर की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान करारा जवाब देगा। खामेनी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी न कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठ खड़ी न हो सके। अमेरिका लगातार कहता है कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन इस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समंदर की गहराई में डुबो सकता है। खामेनी के बयान से साफ है कि ईरान ने भी आर पार का मन बना लिया है। अमेरिका पर जवाबी हमले का पुख्ता प्लान भी तैयार कर लिया है। और इन सब के बीच रूस और चीन के नौसैनिक जहाज भी ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट इलाके में रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के तहत जहाज तैनात किए हैं।
रूस का युद्धपोत स्टोइकी संयुक्त अभ्यास से पहले ईरान के रणनीतिक बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गया है। चीन ने भी युद्धाभ्यास के लिए अपना युद्धपोत भेजा है। बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में होने की उम्मीद है। ईरान ने युद्धाभ्यास को समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और सैन्य सहयोग बढ़ाने का प्रयास बताया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब इस इलाके में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। सवाल है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या ईरान की रक्षा रूस और चीन करेंगे? क्या खामेनेई के साथ खड़े रहेंगे? और सवाल यह भी है कि इस जंग का दुनिया पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार शुक्ला विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अनुज माथुर जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। क्या अभी तक जो रुझान दिख रहे थे, प्रेशर टैक्टिक दिख रही थी, लेकिन अब ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि अब युद्ध के नजदीक जा रहे हैं ईरान और अमेरिका? जय हिंद सोनल। देखिए, ये जो एस्केलेशन हुआ है फोर्सेस का मिडिल ईस्ट में, वो एक बहुत ही खतरनाक, रियल और बहुत ज्यादा जबरदस्त एस्केलेशन हुआ है। आपने कहा अपनी रिपोर्ट में कि 2003 के बाद का सबसे बड़ा एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और अगर तमाम फोर्सेस को शामिल कर लिया जाए और उसमें जो इन्होंने कंसोलिडेशन और जो अपने जो बेसिस को और पुख्ता वहां की डिफेंसेस करी उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट आपको वहां मिडिल ईस्ट में होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जब इस प्रकार का एस्केलेशन होता है तो वो एस्केलेशन सिर्फ धमकी देने के लिए, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी ही नहीं है। कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए आपको 2 कैरियर स्ट्राइक फोर्सेस, 100 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट और सारे जितने भी अपने बेसिस हैं उनको उनकी एयर डिफेंस को पुख्ता करना, मजबूत करना, और वहां पर एवैक्स को, ईस्टर्न यूरोप में एवैक्स को डिप्लॉय करना, सीरिया से ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना, ये तमाम चीजें क्लियर बैटल इंडिकेशन है। अर्थात ये अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका बाकायदा हमला करने की स्थिति में है, पहली बात सोनल। दूसरी बात यह है कि जब इतना जबरदस्त आप डिप्लॉयमेंट कर देते हैं और उसके बाद अगर ईरान आपकी एक भी बात नहीं मानता है और आप वहां से दुम दबा करके चले जाते हैं, पूर्णिमा जी बैठी हैं यहाँ पे, वो बताएंगे, आगे ऐसे चले जाएंगे, कितना बड़ा आपका ह्यूमिलिएशन होगा। तो ये ह्यूमिलिएशन को भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप के होगा, और मुझे लगता है कि अगर ये बातचीत सही प्रकार से नहीं इसका हल निकला तो ये जो बैटल है मिडिल ईस्ट में, वॉर अवश्यंभावी है सोनल, अवश्यंभावी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसमें एक बड़ा भारी फैक्टर इजराइल का है। इजराइल की सुरक्षा हर हालत में अमेरिका करना चाहता है, करेगा, और इजराइल को खतरा ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से उतना नहीं है जितना ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से है, ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से है। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है वो निश्चित रूप से मात्र डेटरेंस होती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कई वर्ष पहले कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ पीस, वो डिटर करते हैं। लेकिन जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो निश्चित रूप से उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। और अगर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम इतना बढ़ गया कि वो आपकी ताकत से बाहर निकल जाएगा तो वो आपके अस्तित्व पे खतरा ला सकते हैं। जब तक आपकी जो सोच है, जो सोच ईरान की है, जिसके तहत वो कहते हैं कि इजराइल को पृथ्वी पर रहने का हक नहीं है, इजराइल दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए, तो अगर उनकी शक्ति में इतना इजाफा होता है कि वो इस बात को करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि अगर उनको अभी नहीं रोकेंगे तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट इशू जो है इसमें वो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ये कहा है कि आप जो अपने प्रॉक्सी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, हूती या और कोई सीरिया में जो है या हिजबुल्लाह है, जो भी हैं,
उन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग और उनको इक्विपमेंट देना, वेपन्स देना बंद करे। वो भी बात भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे को जो नजर आ रहा है वो ये है, देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और जिस तरह से वहां पर चीन और रूस भी अब आकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी भारी मैसेजिंग है कि हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो ये लग रहा है कि दोनों में से कोई भी साइड झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यही एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी मैं कहूंगी कि इतने दिन से जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है और अब हालात युद्ध के नजदीक जा रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चुनावी साल भी है, एक चुनावी साल की राजनीति भी है अमेरिका में, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक इमेज को मजबूत करने के लिए भी एक टफ पोस्चर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। चुनावी साल है और इस युद्ध से कितना फायदा ट्रंप को मिल सकता है, वो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि सारा कुछ इसी पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं। देखिए, अमेरिका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस दृष्टि से देख रहा है। जैसे वेनेजुएला पर उसने पूरी तरह से अपनी पकड़ कर ली, उनके प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए, उनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा कर रहे हैं, और वो ऑयल को किसी को भी खरीदना हो तो वाया अमेरिका खरीदे। वो अमेरिका ईरान के साथ भी उसी तरह के करने की मंशा है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको जरूर समझना चाहिए। मतलब ये तो दो चीज़ें, ऑयल वाला फैक्टर हो गया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बात मेजर जनरल अनुज कह रहे थे कि इसमें इजराइल का इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा सा उनके बातों से थोड़ा सा डिफर करते हुए कहूँगा कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट वाला मामला है ना, ये इजराइल का रियल थ्रेट है। इजराइल के अलावा आसपास और कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी एनिमिटी हो ऐसी हो कि वो किसी पर न्यूक्लियर वो कर सकता है। अगर उनके पास मिसाइल है जो इजराइल तक पहुंच सकती है, और उनको ये लगता है कि जब वो पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजी है ये कहता है कि फ्रॉम रिवर टू सी जो है, हमको वो चाहिए, पैलेस्टाइन होना चाहिए, और ये जो इजराइल नाम की एंटिटी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पूरी की पूरी तैयारी किसके लिए, पूरी की पूरी तैयारी का जो केंद्र बिंदु है वो इजरायली है। अब वो इसलिए भी है कि ये जितने के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हुजी, हिजबुल्लाह और बाकी सारे, इनको फंड भी इसीलिए किया जा रहा है कि उनको डिस्टेबलाइज करके रखें। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो घूम फिर करके इजराइल पर फोकस्ड है, और इजराइल को डिफेंड करने के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। अब इसमें एडेड एडवांटेज, एडेड बेनिफिट ये है कि वो ऑयल जो मार्केट है या ऑयल है उस पर अमेरिका का कब्जा होगा। कुल मिलाकर के सारी की सारी रणनीति यही है, और जिस तरह का डिप्लॉयमेंट है उससे लग रहा है कि चीज़ें बहुत सही। एक और बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों जिनके साथ वो युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, चीन या वो, उसमें उन दोनों का फायदा ये है कि अगर इस तरह का कोई एंगेजमेंट होता है तो उसमें अगर रेपुटेशन डैमेज होता है अमेरिका का तब भी बेनिफिशियरी होंगे, इकोनॉमी डैमेज होती है तब भी चाइना और रशिया बेनिफिशियरी होंगे। तो कुल मिलाकर के इस स्थिति में अमेरिका को अपना रेपुटेशन बचाना जरूरी है, इकोनॉमी बचाना जरूरी है, और इस सिचुएशन से निपटना भी जरूरी है। ईरान तो अपने आप को ये मान के चला, ये युद्ध लड़ रहा है तो वो इसलिए लड़ रहा है कि वो बर्बादी के अलावा उसके हिस्से कुछ नहीं लगने वाला है। जी सोनल। ठीक है, श्रुति दास गुप्ता, अभी वन लाइन क्लैरिफिकेशन में देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत मैसेज हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में से परेशानी उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये कहा है कि अगर न्यूक्लियर पे अगर ईरान बात कर भी लेता है तब भी जब तक वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये युद्ध के बादल वहां से नहीं हटेंगे, तो मिसाइल का भी उतना ही इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। टोनल, ये मेरे कहने का तात्पर्य था। प्लीज।
ठीक है। Thank you. श्रुति दास गुप्ता जी, अभी हमने देखा जो पिछली वार्ता रही है उसमें कुछ पॉजिटिव साइंस भी दिखे, लेकिन क्या डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं जो ये हालात इस तरह के बनते चले जा रहे हैं, या अभी भी कोई साइन ऑफ पॉजिटिविटी है? चलिए कुछ मार्कर्स देखते हैं। पहला मार्कर ये है कि यूएस ने ईरान के जो टेलीकम्युनिकेशंस वाले लोगों थे उनका 18 ऐसे जन और उनके परिवारजनों के यूएस वीज़ास ट्रैवल बैन्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब है कि जब उन्होंने जो प्रोटेस्ट के टाइम पे जो इनका स्टारलिंक ब्लॉक करवाया था जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, इन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने एक तरह से बदला लिया है। दूसरा मार्कर देखते हैं, ट्रंप का एक ट्वीट जो है पुराना वो वायरल हो रहा है। कौन सा ट्वीट? जब उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के समय पे बैरक ओबामा अपना इलेक्शन जीतने के लिए ईरान पे अटैक कर सकते हैं। तो ये जो आपने इलेक्शन वाला सवाल पहले किया था उसका जवाब इसी में छुपा हुआ है कि ईरान पे अटैक करने से इनकी इमेज जो है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। जो वेनेजुएला के बाद जो उन्होंने मसल फ्लेक्सिंग करी है तो ईरान में भी ये हो जाएगा। तीसरी क्या बात हुई, ईरान के लोगों ने बाहर आके जो दावे किए कि भाई हमें कुछ बड़े प्रिंसिपल्स हमारे जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते थोड़े कड़क रहेंगे, उसमें थोड़ी हमारी जो है नेक्स्ट जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो हम आयरन आउट करेंगे। अब ये आपको लगेगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ये तो पॉजिटिव उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट ने भी कवर किया कि आयतुल्लाह खमेनी तो वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई आपने अपने जहाज जरूर खड़े कर दिए होंगे, पर उससे भी ज़्यादा पावरफुल मेरी वो मिसाइल होगी जो उसको डुबा सकती है। फिर दूसरी बात ये कही गई, एक अभी ही आके किसी ने एक न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट में बोला है कि उनको ईरानी ही ऑफिशियल ने कहा कि हमारे वहाँ के जो वार्तालाप करने गए हुए नेगोशिएटिंग जो टीम गई हुई है उनका काम है स्टॉल करना, नेगोशिएशंस को लंबा खींचना। अगर कुछ हफ्ते लंबा अगर इसको वो खींच लेंगे तो बेहतरीन रहेगा। इतना ही कहा है कि बेहतरीन रहेगा कि वो कुछ लंबा इसको खींचें, थोड़ा स्टॉल करें, थोड़ा डिले बनाएं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इसका मतलब दो तरीके का हो सकता है कि या तो ये नेगोशिएशन प्रोसेस, ये दो यहाँ पे बड़े जहाज और इतने जो मल्टी मिलियन के जो खर्चे हो रहे हैं वहाँ पे इतने सारे लोगों को वहाँ खड़ा करके जो यूएस कर रहा है, उसके प्रेशर के अंदर आके यूएस कुछ विड्रॉ भी कर ले। तो वो चाहते हैं ईरान के लिए भी श्रुति दास गुप्ता यही नैरेटिव बनता चला जा रहा है कि टॉक्स में बस टाइम कंज्यूम किया जा रहा है। नहीं, वो या तो वो टाइम बढ़ा रहे हैं कि भाई इन्होंने जो ये खड़ा किया है इसके खिलाफ जो हमें प्रोटेक्शन करना है, या हमारे जो भी हथियार हमें मूव करने हैं स्ट्रेटेजिक जगहों पे कि भाई यहाँ से एक मिसाइल अगर यूएस डाले तो हम अपनी पे छोड़ दें और हमने जो अपने की टारगेट लगाए हैं हम उन पे अटैक कर ले। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और बाद में आके अब आज जो व्हाइट हाउस से जो हम पिछले 24 घंटों में जो सुन रहे हैं कि उन्होंने 90% की बता दी है लोगों ने वहाँ से जो व्हाइट हाउस के साथ डीलिंग रखते हैं कि 90% की प्रोबेबिलिटी है कि वो युद्ध होके रहेगा, एक दो दिन का नहीं, कई हफ्तों लंबा ये युद्ध जाएगा। और ये युद्ध जब होगा तो इसके अंदर ईरान को मतलब ईरान हारने ही वाला है। तो इसके बाद अब पोलैंड ने क्या किया, पोलैंड ने अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया है। इंडिया ने तो पहले ही निकाल लिया था, पोलैंड ने निकाल दिया है। और इजराइल के एक मिनिस्टर ने बोला है कि मैं म्यूनिक तक तो अब चला गया था, लेकिन अब अगले कुछ हफ्तों तक मैं अपनी फॉरेन ट्रैवल बंद रखूंगा, मैं सिर्फ इजराइल में ही रहूंगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो हैं इनको अगर हम पढ़ें अगर ध्यान से तो हमें यही समझ में आता है कि आने वाले हफ्तों में कुछ बड़ा होने वाला है, लंबी युद्ध की तैयारी हो रही है दोनों तरफ से, और बाकी देशों को ये अंदाज़ा दे दिया गया है कि आप अपने लोग वहाँ से निकाल लीजिए और इन लोगों को अपने देशों में जगह नहीं दीजिए। तो इन सब पॉइंटर्स से हमें ये मान लेना चाहिए कि ये अब दुनिया जो है एक तीसरा युद्ध देखने वाली है। पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है अमेरिका किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से वॉर की चेतावनी मिल रही थी, हालात तेज़ी पकड़ते चले गए, लेकिन अब एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि एक हफ्ते में युद्ध होकर रहेगा। देखिए 90% कभी ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये अल्टीमेटम टैको भी बन सकता है। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। बट अगर उनको, आपको पता है अभी ईरान के ऊपर अगर हमला कर सकते थे, अभी कर चुके होते। ये धमकियाँ देना, फिर यूएस प्रेशर बिल्डअप करना, फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन वहाँ पे भेजना, ऊपर से जेरल्ड फोर्ड भेजना,
ऊपर लिटरली धमकियां देना कि आपको सिर्फ न्यूक्लियर वेपन नहीं, आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम भी ख़त्म करना है आपको। खमेनी आज अगर वेसल स्टेट बन जाए सबको ख़त्म करके, और ये सब बंद हो जाएगा इमीडिएटली। इट्स ऑल अबाउट ऑयल कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फॉर अमेरिका। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए कि उनका फोकस क्या है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का सिर्फ रेजीम चेंज का बात नहीं आ रहा है, लिटरली कह रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स, अगर ह्यूमन राइट्स ही इतना इम्पोर्टेंट होता तो आपने हमारे यहाँ पे दो यूएस सिटीजन को मार दिया है इसने। सो दिस इज हिपोक्रेसी मुझे दिख रहा है कि कभी भी कहीं पे भी आपको अमेरिका का धागा दिख जाता है। आपने वॉर के बारे में बोले हो, मैम ने को थोड़ी देर पहले थर्ड वॉर के बारे में बात, मैं तो कहती हूँ हम लोग परपेचुअल वॉर में जी रहे हैं। अभी जो यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर की बात हो रही है, अभी सालों भर से वो चल रहा था, उसमें भी अमेरिका का हाथ है। आप ईरान का सिचुएशन में, उसमें भी अमेरिका का हाथ है। वेनेजुएला में जाके उनके लीडर को किडनैप करके लेके आ गए, उनको लगा था कि वो लिटरली कैन डू द सेम थिंग इन क्यूबन लीडर एज वेल। अभी उनको धमकियाँ दिया जा रहा है। ग्रीनलैंड का बात हुआ बीच में, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, वो वहाँ पे भी वैसी बात तो चल रही है। अब ईरान के पास जाके फंस गए, वहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है। वो कैंपेन से पहले भी ऐसे बताया था, आपको याद है 2016 का कैंपेन में भी यही बताया था कि बराक ओबामा ने कैश भर के प्लेन भेजा था ईरान, और ये क्वेश्चन कभी कोई पूछा नहीं था कि कैश किसका था। अमेरिका का ये सिचुएशन है, आप कोई भी कंट्रीज में जाओ, सैंक्शंस लगाओ, पैसा जब्त कर लो, एसेट्स जब्त कर लो, फिर वहाँ से आपका लिटरली ऐसा करो कि उस कंट्री की इकोनॉमी ख़त्म हो जाए। देयर पॉलिसीज मेक देयर इकोनॉमी स्क्रीम। तो उस पोजीशन में जाके लोग सड़कों पे आएंगे, अमेरिका उसको अब्यूज़ करेंगे और यूटिलाइज करेंगे उस दैट काइंड ऑफ एजेंडा, राइट्स इन द स्ट्रीट्स। उसके बाद रिजीम चेंज करवा के उनको कब्जे में डालेंगे और पपेट बिठाएंगे। पपेट बिठाने का बात क्या है, अभी खमेनी भी पपेट बन सकते थे ना, बन के अगर बन जाते तो फिर आज ये बात होती नहीं, लेकिन वो बन नहीं रहे ना। अपना ऑयल अपना कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, अपना सॉवरेंटी अपना कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। अगर वो बंद कर दे सारे प्रोग्राम तो ईरान खत्म हो जाएगा फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। आज जो अमेरिका बोलते रहते हैं कि डेथ टू अमेरिका चैंटिंग आती है, आई अंडरस्टैंड, बट कोई भी फ्रॉम अमेरिका स्टेट पूछता नहीं है कि ये स्लोगन आता है क्यों। 1953 में आपने एक बार करवा दिया रिजीम चेंज, मुसादे को हटा के अपना शाह को बिठा दिया। आपको अगर ह्यूमन राइट्स का इतना शौक था तो डिक्टेटर शाह के बारे में बात कर ले, ब्लैक फ्राइडे की बात कर ले, लेकिन उसके बारे में बात नहीं होती। उसके बाद आपने अभी शरिया आ गया, वहाँ पे एंटी अमेरिकन स्लोगन लग गए, इसलिए आपको जाके वहाँ पे उनको अटैक करना है। भाई कोई भी कभी भी किसी का कम्युनिज्म के लिए आपको अटैक कर रहे हो, कभी डेमोक्रेसी के, कभी ह्यूमन राइट्स के। कल को जाके ये बोल दे कि हिंदुत्व का इंडिया में प्रॉब्लम है तो मोदी को हटाओ, किसी और को बैठाओ, तो ये कैसे, ये कब तक चलेगा। माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, जो भी चल रहा है देयर इज समथिंग एल्स बिहाइंड द सीन। इट्स ऑल अबाउट ऑयल कंट्रोल फॉर अमेरिका एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अगर इंडिया के नीचे भी आप लोग ऑयल और रेयर अर्थ की सिचुएशन आपको हो जाती तो आप भी इंडिया की सिचुएशन भी ईरान और वेनेजुएला की जैसा हो जाता। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इज अ दादा और माफिया बॉस है, वो कुछ भी करना चाहते हैं। और इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पे अमेरिकन लोगों को दिखाना होता है कि उनके लीडर किसी और को अटैक कर दिए। ये तो परपेचुअल और चलता ही रहेगा। हम लोग तो वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम वी आर ऑलवेज। ठीक है पूर्णिमा जी, आपकी बातों से मैं देख रही हूँ विनोद कुमार शुक्ला जी थोड़ा डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं, मुझे लगता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हम अमेरिका मतलब हम ईरान के साथ इंडिया को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम इकोनॉमिकली उतने ख़राब स्थिति में नहीं है, एक बात। हम मिलिटरीली उतने ख़राब स्थिति में नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, हम डिप्लोमेटिकली मतलब गूफअप्स नहीं करते हैं, हेराकरी नहीं करते हैं। तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, तो हम उनके जैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और ना इस्लामिक रिजीम को
हिंदुत्व रिजीम से कंपैरिजन कर सकते, ये अनकंपेरेबल है। मतलब आप डिसएग्रीमेंट मोदी के साथ हो सकता है, लेकिन मोदी का हिंदुत्व और ईरान का जो शरिया लॉ या जो है वो एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपैरिजन। तो ये डिफरेंसेस है, बाकी बहुत सारी और चीजें, लेकिन मैं इस बात पर मेरा डिसएग्रीमेंट है कि अमेरिका से वो अमेरिका आकर के वेनेजुएला भारत कर देगा, दिस इज सिंपली अनक्वेश्चनेबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। ये एक्चुअली अनुज माथुर जी, पूर्णिमा नाथ जी जो कह रही हैं वो यही बताना चाह रही हैं कि जो डिक्टेटरशिप की आदत लग गई है अमेरिका को, हर बात में अपनी बात मनवाना है, जो दादागिरी की बात है ना ट्रंप की, वो इस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। और वही इस केस में सुनो, मैं पूर्णिमा जी को कई बार सुन चुका हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो उन्होंने कहा था वो उदाहरण दिया था, और उस उदाहरण की जो मूल जो बात थी वो बात ये थी कि अमेरिका हर उस जगह पर अपनी दादागिरी करना चाहता है जहां पर या तो तेल है या नेचुरल जो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, कोई और रिसोर्सेस है। और उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर यह कहा था कि अगर भारत के पास भी रिसोर्सेज होते और भारत के पास भी ऑयल की बहुतायत होती तो शायद कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, उन्होंने ये जो कहा है वो कोई बहाना ढूंढ के अमेरिका भारत में भी कुछ करने की कोशिश करता। ये बात आप ये वो कहना चाह रही हैं, तो मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं कि अमेरिका का जो काम अभी जो इशू है, देखिए इसमें एक चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना की 80% जो ऑयल की क्रूड की जो चीज है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, इस ईरान इस जगह से आ रही है। और वो ये चाहते हैं कि अगर इस ऑयल पूल को, ऑयल रिजर्व को वो कंट्रोल कर सकते हैं तो उनकी जो बार्गेनिंग चिप है चाइना के अगेंस्ट और शायद रशिया के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका ने वेनेजुएला भी इसीलिए किया था क्योंकि वो ये चाहते थे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं सोनल, ईरान वेनेजुएला नहीं है, खामनेई मादुरो नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये जो एक्टिविटी आपको रूस और चीन की नजर आ रही है, मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि अगर लड़ाई हुई, आई विश नहीं हो, क्योंकि इसका जो पूरे जो विश्व के ऊपर असर होगा, अमेरिका और ईरान की लड़ाई में चाहे कोई भी जीते, वैश्विक अर्थव्यवस्था हारेगी, ये बात आप निश्चित मान के चले। तो अगर इस समय लड़ाई होगी तो रूस और चीन दोनों में से कोई भी फिजिकली आकर के ईरान की मदद मुझे नहीं लगता करेंगे। और वो लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, वेपन्स उनको मुहैया कराते रहेंगे। जो अमेरिका और नाटो यूक्रेन को कर रहे हैं वो रूस और चीन ईरान के लिए कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बैटल में आना उनका, ये एक युद्धपोत ला करके और उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जॉइंट एक्सरसाइज करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सर हम अपने डिस्कशन में सारे अगर मगर पर बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर स्ट्राइक होती है तो फिर किस तरह के टारगेट दिख रहे हैं आपको? न्यूक्लियर फैसिलिटीज या जो IRGC के जो बेसिस हैं, क्या लगता है आपको, क्या टारगेट रहेगा? ये इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका का बिल्डअप हुआ है वो बिल्डअप ऑफेंसिव भी है और डिफेंसिव भी है। ये क्यों दोनों साइमल्टेनियस बिल्डअप अमेरिका ने किए हैं? वो इसलिए किए हैं कि उनको इस बात का पता है कि अगर वो हमला करेंगे तो उसका रिटेलिएशन आएगा और भयंकर रिटेलिएशन आएगा। इसलिए उन्होंने पहले अपने बेसिस को, इजराइल को और कई जगहों को डिफेंसिवली कंसोलिडेट किया है, स्ट्रेंथन किया है, उनको पुख्ता करा है। दूसरी बात जहां तक सवाल है कि टारगेट्स का, बिल्कुल उनके टारगेट निश्चित हैं। जो ईरान की, मुझे लगता है वो अपने जो उनके ऑलरेडी बूट्स ऑन ग्राउंड एग्जिस्टिंग हैं ईरान में, कौन से बूट्स ऑन ग्राउंड एग्जिस्टिंग हैं? मोसाद, CIA के एजेंट्स, वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये जो टारगेटिंग होगी, जैसे अगर आपको याद हो तो जून 25 में जो हमले हुए थे उसमें पहले उन्होंने उनकी आर्मी के कई जनरल्स को, उनके कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया था। तो एक्टिविटी अमेरिका मोसाद के साथ मिलके और वो एंटी खामनेई एलिमेंट्स के साथ मिलके ईरान के अंदर करवाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हमले होंगे नेचुरली पहले जो स्ट्राइक्स होंगी, जिनको मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी जो मिसाइल स्टोरेज है और मिसाइल प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर सबसे पहले हमला होगा। क्योंकि आज की परिस्थिति में
ईरान बहुत नजदीक है बम बनाने के, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। तो उनकी न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटीज, ड्रोन फैसिलिटीज पे हमला होगा। उनकी वो उन फोर्सेस को टारगेट किया जाएगा जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कुव्वत रखते हैं। वो उनके ऊपर आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला होगा। उनकी जो और उनके लीडरशिप के जो लोग हैं उनके ऊपर हमला होगा। दूसरा हमला मैं बता रहा हूं कि जब ऐसा समय आएगा तब वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हैवी बम्बार्डमेंट करेंगे। अगर आप इस बात को ये ज्ञान है तो ये जो अभी अमेरिका ने जो GBU-57 हैं उनके बल्क ऑर्डर दिया है, जो उनकी प्रोडक्शन यूनिट है यूएस में, बल्क ऑर्डर दिया है, ये बिल्कुल साफ है। अमेरिका की तैयारी को समझा जा सकता है सर। बिल्कुल। और श्रुति जी जो कह रही थी, ये बिल्कुल इंडिकेशंस हैं, बाकायदा इंडिकेटर्स हैं वॉर के। इतना आगे बढ़ने के बाद अगर वो बिना कुछ किए या तो अपनी पूरी बातें मनवाए बगैर या बिना कुछ किए वापस जाएंगे तो ट्रंप को अमेरिका में ही कोई सांस नहीं ले लेगा ठीक से। अभी आप देख रही हैं कि एक यूएसएस अब्राहम लिंकन को एक दिन के लिए मेंटेन करने के लिए $3 मिलियन आर स्पेंट ऑन वन डे फॉर अब्राहम लिंकन है। उसके बाद जेराल्ड आर फोर्ड आ रहा है, उसके बाद क्या चाहिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी आ जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे। तो ये इतना जबरदस्त एक्सपेंडिचर अमेरिका कर रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ हाथ दिखाने के लिए नहीं है। या तो ईरान सकम करेगा, ईरान में रेजिम चेंज होएगी, अन्यथा युद्ध होएगा। ठीक है श्रुतिदास गुप्ता जी, मैं इंडिया की पोजीशनिंग को भी समझना चाहूंगी इस बीच, और इंडिया पर इसके इम्पैक्ट को भी समझना चाहूंगी। सोनल जी, हम तो इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा अगर मगर में बात कर रहे हैं इस वक्त, तो चलिए एक और इंडिकेटर मैं आपको बताती हूँ। पीएम मोदी ग्रैंड मुफ्ती से मिले थे, इंडिया के जो हैं ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया। कब लास्ट हमारे न्यूज़ में आए थे? जब यमन में हुतीज के साथ हमें एक लेडी के प्राण बचाने के लिए नेगोशिएशंस करनी थी, तब भी ग्रैंड मुफ्ती को ही अप्रोच किया गया था और उन्होंने ही बात करी थी। तो जब शिया मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात आती है तो ग्रैंड मुफ्ती का एक बड़ा रोल होता है। और अगर पीएम मोदी ग्रैंड मुफ्ती से मिल रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, क्या वो शिया पॉपुलेशन जो ईरान के साथ अपना दिल लगा के रखती है, जो ईरान की जीत के अपनी जीत मानती है, जो उनके लिए रूट करती है यहाँ बैठ के कि ईरान की जय हो, भारत की जय हो, ऐसे दोनों नारे लगे भी हैं जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसके बाद हमने ये सुना भी है न्यूज़ में। तो अगर ग्रैंड मुफ्ती को बुला के कुछ कहा जा रहा है और ऐसे ही उनका कोई और एजेंडा नहीं था, कुछ पब्लिकली आया नहीं है कि वो क्यों मिले थे, क्या कुछ अवार्ड मिलना था, कुछ हुआ था, तो अगर कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ एक फोटो आप आके गई है, तो ग्रैंड मुफ्ती जी को शायद समझाया गया हो कि आने वाले दिन में इंडिया की शिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि अगर ईरान पे हमला होता है तो यहाँ पे लोगों का जो है पारा ना चढ़े, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम ना होनी शुरू हो जाए। इंडिया ने अपना रोल ज्यादातर न्यूट्रल ही रखा है इसके अंदर। ईरान के साथ हमने तेल का जो है लेन देन जो था वो बहुत ही कम रखा हुआ है। आप अगर देखेंगे हमारे इस बार के बजट पे चाबहार पोर्ट की बात नहीं हुई। हर बार हम चाबहार पोर्ट को मिलियन बिलियन देते हैं मेंटेन करने के लिए, इस बार के बजट के अंदर जीरो, हमने उसके ऊपर कोई खर्चा करने की बात नहीं करी है, क्योंकि अप्रैल में जो हमें एक्सटेंशन मिला था ना यूएस से टैरिफ का, चाबहार पोर्ट का स्पेसिफिक वाला जो सैंक्शन वाला जो था वो अप्रैल में खत्म होता है 26 के। तो अप्रैल में जब चाबहार पोर्ट का हमारा खत्म हो रहा है और हमने अपने बजट में नहीं उसको कोई पैसा दिया है, तो मतलब इस वक्त हम उस पर्टिकुलर एसेट को डेवलप करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमें उस कंट्री का फ्यूचर स्टेबल नहीं दिख रहा है। अब हम नई रेजिम आएगी तब उसके साथ बात करेंगे और तभी हम डिसाइड करेंगे कि वो जो हमने एसेट बनाया है उसको हम किस तरह से आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये कुछ इंडिकेटर्स जो हैं हम अपने इंटरनल कंट्री के अंदर भी अगर पढ़ लें तो हमें दिख रहा है कि हमें भी पता है कि आगे जाके कुछ होने वाला है। अभी बोट्स पकड़वाई थी हमने, उसके जो ओनर हैं, जो कोस्ट गार्ड के साथ जो हुई, जो उन्होंने फिर बाद में यूएस को हैंड ओवर कर दी, तो उसके ओनर यूएई में बैठे एक इंडियन ओरिजिन मैन है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया को सडनली पता चला कि ये ईरान से बोट आ जा रही है। हमारी अब यूएस के साथ कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है। जब उन्होंने फरवरी में उन बोट्स के ऊपर सैंक्शन लगाए, उनके नाम डिक्लेयर करे, हमने फट करके उनको बता दिया कि ये लोग ये यहाँ आ गए हैं, जिससे कल को इंडिया ईरान के छपट में ना आ जाए।
कि ईरान से आप तेल आपके इंडियन ओशन के पास से जा रहा था, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जा रहा था और आपने इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करी है। तो हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करी, बोट्स पकड़वाई भी, जिससे हमारा और यूएस का जो अभी ये टेंटेटिव नाता बन रहा है वो खतरे में ना पड़े। तो आप देख सकते हैं इन सब चीजों को अगर इंडिविजुअली पढ़ा जाए तो कोई बड़ी न्यूज बिल्कुल एक स्टैंडिंग साफ तौर पर नजर आ रही है, और वो फ्यूचर को ही देखकर नजर आ रही है। पूर्णिमा जी, जो एक इमेज है ट्रंप की, जो एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, जिस तरीके से अभी अनुज माथुर जी ने भी कहा कि अमेरिका की जनता उनको नहीं जीने देगी अगर वो अपने कदम पीछे हटा लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर है उनके ऊपर। ओवरऑल यहाँ पे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैं उनको एक्चुअली वॉर कॉरपोरेशन बोलती हूँ, अमेरिकन कॉरपोरेशन है ये लिंजी ग्रैम हो या इट डजेंट मैटर विच पार्टी, इट्स बाई पार्टीजन सपोर्ट एक्चुअली, रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, रियली डजेंट मैटर। हमेशा इनका गोल वॉर से रहा है और वॉर से इकोनॉमी चलती है। अब आर्म्स सेल्स करेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेंगे। तो वॉर इज एन इंडस्ट्री, यहाँ पे नहीं चल रहा है, हमारे धरती पे नहीं चल रहा है। अभी मैंने एक पोस्ट किया है थोड़ी देर पहले, सीरिया में 11 इयर्स ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करवाया अमेरिका ने, 10 to 15 यूएस सोल्जर्स वर किल्ड, लेकिन यूएस बॉम्ब्स ने 4000 सिविलियंस को मारा है सीरिया में। मुझे एक बात बताइए, अमेरिका का क्या गोल था सीरिया में? अमेरिका ने क्या अचीव कर लिया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि 1000 ट्रूप्स जो है सीरिया से वो वापस लाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बार बार कहते हैं कि ट्रूप्स को सपोर्ट करो, लेकिन आप ट्रूप्स भेज क्यों रहे हो? वहाँ पे बाकी कंट्रीज के सिविलियंस के ऊपर कितना प्रॉब्लम चलता है, मार रहे हो आप लोग, लेकिन आप बार बार वहाँ पे यहाँ पे झंडा उठा के हम लोग बोले यूएस ट्रूप को सपोर्ट करें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रूप्स को सपोर्ट करना, लेकिन हम लोग का गोल क्या है? डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपना दादागिरी दिखा के लोगों को मारना है। इराक में कितने लोग मारे, अफगानिस्तान में कितने लोग मारे? मुझे उनका पॉलिसी मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे दैट इज सेकेंडरी, लेकिन अमेरिका वही काम करता है, कभी कम्युनिज्म, कभी ह्यूमन राइट्स, कभी तेल, कभी रिसोर्सेज, कभी कभी उनको कोई लीडर पसंद नहीं आया उनको उड़ा दे। तो व्हाट इज दिस अबाउट? दिस इज नॉट फेयर टू एनी कंट्रीज, टू मी। मैं ह्यूमन तरीके से ये पॉलिसी देखती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अमेरिका सुप्रीम कंट्री बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वॉर में डिफेंस करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका जाके हर जगह में घुस जाता है, अमेरिका जाके हर जगह में अपना सुप्रीमेसी दिखा देता है। अब हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाना होता है, हमें लोग मारना होता है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले सीरिया में 3 यूएस सोल्जर को अटैक हुआ था इसलिए जाके फिर से बम कर दिया। भाई तुम वहाँ पे गए क्यों थे? व्हाट वाज योर रोल? अभी जो आगे ट्रूप पुल कर रहे हो, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, ट्रूप को माला पहनाएंगे, हम उनको पिन पहनाएंगे, हम उनको अवार्ड देंगे, लेकिन अचीव क्या किया अमेरिका ने? तो द आइडिया ऑफ अमेरिका इज इट्स ए परपेचुअल वॉर में हमेशा घुसा हुआ है। अगर वॉर नहीं तो हमारा इकोनॉमी डूबने वाला है, और हम लोग अगर दिखाएंगे नहीं कि हम लोग सुप्रीमेसी है, हमारा मिलिट्री सुप्रीमेसी है, तो हम हमारा क्या सिचुएशन होने वाला है? तो अमेरिका का आइडियोलॉजी, तो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट जो आइडियोलॉजी है, दिस इज व्हाट इज डेवलपिंग आवर पॉलिसीज ओवर हियर। सो अनफॉर्चुनेटली एज एन हिंदू इंडियन अमेरिकन ये कभी कभी टूटता है हमारे जैसे लोगों के। ठीक है, मैं श्रुति दास गुप्ता जी से छोटा सा रिएक्शन इस पर लूंगी, उसके बाद मैं विनोद कुमार शुक्ला जी का रुख करूंगी। मैम मैं पूर्णिमा जी की बात का एक जवाब देना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ था, सीरिया में हुआ। सीरिया में इसलिए हुआ कि भाई हमास के पास जो वेपन्स जा रहे हैं और आर्म्स जा रहे हैं उसको रोकने के लिए ही ये पूरा कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कुछ असाद को हटा के कोई एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन नहीं बिठा दिया, अलकायदा का ही एक फॉर्मर ऑपरेटिव जिसके ऊपर खुद उन्होंने 10 मिलियन का अवार्ड रखा हुआ था, उसी को वहाँ नाम बदल के सूट पहना के बिठा दिया गया है। और उसका सिर्फ एक ये काम है कि ईरान को कंट्रोल करे। ईरान के यहाँ से जो आर्म्स और फंड्स वगैरह जाते थे और ह्यूमन रिसोर्स भी जाते थे, लोग वहाँ से अफगानिस्तान वगैरह से आके वहाँ पे भर्ती हुआ करते थे और फिर ट्रेन होकर के वहाँ जाया करते थे हमास का काम करने, हिजबुल्लाह का काम करने। तो इनको रोकने के लिए वहाँ पे लाया जा रहा है। तो वो वाला जो ऑपरेशन हुआ था वो इजराइल की सलामती के लिए हुआ था, क्योंकि इजराइल अमेरिका की एक बहुत बड़ी लॉबी है, लॉबिंग पावर है, तो इजराइल की सलामती के लिए वो ऑपरेशन किया गया था। बाकी ऑपरेशंस जो बार बार पूर्णिमा जी हिंट कर रही हैं वो यही है कि पेट्रोल के साथ डॉलर लिंक्ड है
अभी भी लिंक्ड है। पेट्रो डॉलर जी। डील चाहे खत्म हो गई हो, जी। लेकिन तेल के रिसोर्स को अगर वो कंट्रोल करेगा, तेल की खरोद फोस्त वो डिक्टेट कर सकता है कि डॉलर में हो, और एक बार डॉलर की फिर उससे डिमांड बढ़ जाएगी। इनका जो 38 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है, जो दिन पर दिन अपने आप ही एक बढ़ता जा रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए अमेरिका को ये वाइट सुप्रीमिस्ट वॉर मॉन्गरिंग रूल्स विदाउट ऑर्डर टाइप का एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है विनोद कुमार शुक्ला जी, ये जो अभी तक कंट्रोल्ड एक एस्केलेशन दिख रहा था ताकि जो नेगोशिएशन टेबल है वो मजबूत हो सके, लेकिन अभी चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। आपको लगता है कि भाई किसी तरह की कोई संभावना अभी भी दिख रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो निगोशिएशन की बात है, जो दिख रहा है कि निगोशिएट कर रहे हैं, वो निगोशिएशन दिखाने के लिए होंगी। जो अमेरिका को सूट करेगा वो करेगा अमेरिका। ये जो लंबे समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी के लिए या वाइट सुप्रीमेसिस्ट की बात करता है, डोमिनेट करता है, दिस इज नॉट अ न्यूज़। अमेरिका हमेशा से ये करता रहा है। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके तुरंत बाद उन्होंने गल्फ पे अटैक कर दिया, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट वहाँ पर थे। और हमेशा अमेरिका, वेनेजुएला सबसे रिचेस्ट कंट्री है ऑयल रिसोर्सेज के मामले में, वहाँ का पूरा उनका जो गवर्नेंस मॉडल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो फ्रीबीज पर उनको डाल दिया। और फ्रीबीज के बाद उनका क्या हाल है कि उनको रिचेस्ट रिसोर्सेज वाला ऑयल के मामले में कंट्री बेगर्स की तरह से हाल है उनका पूरा का पूरा। चले वैसा ही गल्फ में वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशन अमेरिका का और इजराइल का है, दोनों का एक दूसरे के साथ है, वो उनके साथ मिल करके काम करेंगे। तो ये जो निगोशिएशंस हैं, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि हमारे लिए क्या वो है, उस दिन वो हमला कर देगा। और अगर ये 2 दिन का मामला है तो 2 दिन, 10 दिन का मामला है तो 10 दिन, महीने भर का मामला है तो महीने भर का। एक और बात है, जो ये बात कही जा रही है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप की इमेज का कुछ फर्क पड़ेगा अगर वो विड्रॉ करते हैं। रिजीम चेंज होने के बाद हो सकता है विड्रॉ भी कर दे। अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपने इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उनकी इमेज ऐसी कोई बची हुई है। जिस तरह से वो भारत पर 50 बार बोल चुके हैं कि डील कराया, उन्होंने बोला कि हमने ये वॉर रुका दिया, हमने वो रुका दिया, सारा एक्सपोज हो चुका है। तो वो कुछ बचा नहीं है क्या उनकी कोई इज्जत बची हुई है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर जी आपका, विनोद कुमार शुक्ला जी, श्रुति दास गुप्ता जी, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो युद्ध जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसकी जो आंच है वो पूरे दुनिया पर नज़र आती है, और वही आहट अभी भी सुनाई दे रही है। तो ये 2 ताकतवर मुल्कों की ही कहानी नहीं है, इसकी जो आंच है वो पूरी दुनिया तक जाने की तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।